हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में एक नए लेक्चर के साथ वापस आए हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम आज समझेंगे कि किस प्रकार आज का ये जो लेक्चर है सैंडव सभ्यता, इसको पूरा समझेंगे। ठीक है, देखिए सैंडव सभ्यता जो है, सैंडव सभ्यता को समझने से पहले इसमें जो बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि सैंडव सभ्यता को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, इसका कालखंड कब से लेकर कब तक रहा था, सैंडव सभ्यता के अंतर्गत कौन कौन से जो स्थल हैं वो क्या हैं, प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अगर हम इसमें सबसे पहले और सबसे प्रारंभ में बात करें तो देखिए इसको कितने भागों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो उनकी संख्या है 3। ठीक है, उनकी संख्या कितनी है, वो संख्या है 3। अब देखिए आरंभिक या प्राक हड़प्पा, अगर हम पहले की बात करें तो वो कौन सा है, वो है आरंभिक या प्राक हड़प्पा स्थल। ठीक है, अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरे पर आपका आता है हड़प्पा स्थल। और अगर हम तीसरे की बात करें तो वो है उत्तर हड़प्पा। 3 भागों में इसको क्या किया गया, डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा है, आरंभिक या प्राक हड़प्पा। दूसरा कौन सा है, हड़प्पा सभ्यता। और तीसरा कौन सा है, उत्तर हड़प्पा। लेकिन इनको क्या है, समय के अनुसार भी क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। जैसे सबसे पहले इसमें अगर हम लें तो 3200 से लेके 2600 ईसा पूर्व, 3200 लेके 2600 ईसा पूर्व के बीच में प्राक हड़प्पा काल को क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है। ठीक है, अब देखिए हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें तो इसका जो काल है वो 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व के मध्य का काल है, वो इसके अंतर्गत क्या है, शामिल किया जाता है। और उत्तर हड़प्पा जो है, इसका जो क्रम है वो कितना है, 1900 से लेके 1300 ईसा पूर्व के बीच का जो है वो इसमें शामिल किया जाता है उत्तर हड़प्पा में। ठीक है, तो इनका क्या किया गया है, समय के अनुसार निर्धारण किया गया है, समय के अनुसार बांटा गया है। तो इनमें से अब हम एक एक करके सबसे पहले प्राक हड़प्पा को समझेंगे, फिर उसके बाद जो इसका वास्तविक काल है उसको समझेंगे कि कैसे इसमें इसका विकास हुआ था और कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं इसमें घटित हुई थी। और उसके बाद उत्तर हड़प्पा काल को समझेंगे जो कि 1900 से लेके 1300 ईसा पूर्व है और इसका क्या है, अंतिम चरण है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे प्राक हड़प्पा। देखिए प्राक हड़प्पा में सबसे पहले जो जानने लायक चीज है वो ये है कि इसको क्या भी बोलते हैं, तो इसको प्राक सैंडव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी तुमको याद रखना है कि इसको किसके नाम से भी जाना जाता है, प्राक सैंडव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो प्राक हड़प्पा को प्राक सैंडव के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसको जो नाम दिया गया, इसको जो नाम दिया गया सबसे पहले किसके द्वारा इसको नाम दिया जाता है, तो सबसे पहले जो नाम दिया गया था वो कौन थे, तो वो थे मोहम्मद। ठीक है, इसको पूरा लिखिएगा, मोहम्मद रफीक मुगल। मोहम्मद रफीक मुगल जो थे वो कहाँ के थे, तो ये पाकिस्तान के थे। ठीक है, कहाँ के थे ये पाकिस्तान के थे। तो इनके द्वारा, देखिए सब कुछ पाकिस्तान में पड़ता है तो इसलिए
इनके द्वारा क्या दिया जाता है, नाम दिया जाता है। मोहम्मद रफीक मुगल के द्वारा इसको क्या नाम दिया जाता है, प्राक हड़प्पा। तो सबसे पहले जो नाम दिया जाता है वो इन्हीं के द्वारा दिया था। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें जो जानना है कि यहां और ये क्षेत्र है, यहीं से सबसे क्या मिलती है, प्रारंभिक जानकारी मिलती है सबसे पहले, सबसे पूर्व में। तो यहां से सबसे पूर्व के, ठीक है, यहां से सबसे पूर्व के क्या साक्ष्यों की क्या होती है, प्राप्ति होती है। ठीक है, तो सबसे प्रारंभिक जो साक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति कहां से होती है, तो प्राक हड़प्पा जो स्थल है यहां से क्या होती है, प्राप्ति होती है। जैसे जैसे किन चीजों के बारे में बात करें, यहां से क्या मिले हैं, लाल मृदबाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो लाल रंग के मृतमांड क्या हुए हैं, यहां से प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं, तो प्राक हड़प्पा से ये सारी चीजें क्या हुई हैं, प्राप्त हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें, इसमें क्या हुआ, नगरीकरण की शुरुआत हुई थी। किसकी शुरुआत हुई थी इसके समय पर, तो नगरीकरण की शुरुआत जो है वो इस समय शुरू होती है। किस काल में शुरू होती है, तो वो प्राक हड़प्पा में क्या होती है, शुरू होती है। ठीक है, ये छोटी छोटी जानकारी थी प्राक हड़प्पा के बारे में। जैसे हम स्थल की बात करें तो लोथल हो गया, चहुंदड़ो हो गया। ठीक है, तो ये प्रमुख स्थलों के रूप में क्या है, प्रसिद्ध हैं। अब देखिए हम दूसरे की बात करें, अगर हम दूसरे की क्या करें, बात करें, जैसे इसमें जान लो आप प्राक सैंदव क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्रों के बारे में जाने कि इस काल में कौन कौन से क्षेत्र जो हैं वो प्रसिद्ध रहे। तो सबसे पहले बात आती है, किसकी बात आती है, बलूचिस्तान की बात आती है। ठीक है, तो बलूचिस्तान जो है इसके प्रमुख और महत्वपूर्ण स्थलों में से क्या है, एक है जहां से सबसे ज्यादा और प्रारंभिक मात्रा में क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। जैसे कुछ स्थलों के नाम की बात करें तो झाब और क्वेटा। ठीक है, तो झाब एवं क्वेटा जो है यहाँ के प्रमुख स्थल हैं। कौन से स्थल हैं, प्राक सैंदव क्षेत्र के प्रमुख स्थल हैं। ठीक है, तो एक स्थल जो है क्या है, मेही। मेही से क्या मिला है, तो यहां से बिना सिर के जो स्त्री होती है, अब होती तो नहीं, यानी कि मर जाने के बाद, तो जो हमको साक्ष्य मिला है उसका क्या नहीं है, उसका सिर नहीं है। ठीक है, तो बिना सिर के जो स्त्री मिली है उसका क्या प्राप्त हुआ है, साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये भी क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट के रूप में बात करें तो सबसे पहले यहां से और क्या मिला, इससे पहिए मिलने के साक्ष्य प्राप्त हुए। किसके, पहिए मिलने के साक्ष्य प्राप्त
हुए। किस काल से? इसी काल से। यानी कि आप लोग सोचते हो कि मानव ने पहले पहिया बनाया था उस काल में, ठीक है, तो उसने कैसा बनाया था? बिल्कुल ऐसा बनाया था। फिर बाद में क्या किया, उसको थोड़ा कुछ ऐसा कर लिया तोड़ तोड़ के। फिर इसमें भी क्या हुआ, चलाने में उसे परेशानी आई, कहा नहीं काफ़ी इसमें तो बहुत, उसको क्या लगता था, बल लगाना पड़ता था। बाद में कुछ ऐसा बनाया, फिर उसे और बल लगाना पड़ता था। फिर बाद में उसने क्या किया, बिल्कुल गोल आकार का पहिया बना लिया जो बड़ी आसानी से चल सकता था। तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे पहिए मिलने के, वो क्या होते हैं, यहाँ से प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसके अलावा पशुओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो पशुओं के क्या प्राप्त हुए हैं, पशुओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण थी। देखिए अब हम दूसरे स्थल के रूप में अगर बात करें, एक और महत्वपूर्ण स्थल के रूप में अगर बात करें इस समय के बलूचिस्तान के अलावा, तो वो जगह थी नाल। कौन सी जगह थी वो? तो वो जगह थी नाल। और नाल कहाँ पड़ता है? तो नाल भी बलूचिस्तान में पड़ता है, ठीक है, ये आता है कहाँ पड़ता है, तो ये जगह कहाँ पड़ती है, बलूचिस्तान में पड़ती है। अब देखिए नाल, नाल कहाँ पड़ता है, बलूचिस्तान में पड़ता है। और इसकी जो खोज है वो कब की गई, 1925-26 में क्या की जाती है, इसकी खोज की जाती है। 1925-26 में क्या की जाती है, इसकी खोज की जाती है, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या क्या चीजें जो हैं वो महत्वपूर्ण बनती हैं, जैसे कि नहरों से, नहरों के होने की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। क्या प्राप्त होती है, तो नहरों के होने की जानकारी जो है वो क्या होती है, प्राप्त होती है। इसके अलावा गरुड़ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, गरुड़ के साक्ष्य जो हैं वो प्राप्त हुए हैं कि उस समय जो गरुड़ थे वो काफी ज्यादा मात्रा में इस क्षेत्र में हुआ करते थे। उसके अलावा नहरों से क्या किया जाता था, पानी का संचालन किया जाता था। काफी मात्रा में नहर थी जिनसे किसान क्या किया करते थे, खेती किया करते थे, ठीक है। तो ऐसे कुछ साक्ष्य जो हैं वो क्या हुए हैं, यहां से प्राप्त हुए हैं, ठीक। अब आगे देखिए, गरुड़ के साक्ष्य यहां से क्या हो गए, प्राप्त हो गए। अब देखिए जल प्रबंधन की, किसकी, जल प्रबंधन, ठीक है। जल प्रबंधन के साक्ष्य प्राप्त हुए। अब जल प्रबंधन का मतलब होता है पानी को स्टोर करना, यानी कि बरसात हुई, बरसात के बाद जो पानी होता है वो क्या होता है, ऐसे ही बह के निकल जाता है ना, तो वो ऐसे ही बह के ना निकले, उसको रोक लिया जाए, तो उसमें आते हैं जल प्रबंधन। अब जल प्रबंधन में जैसे उदाहरण लें तो बांध और नहर, ठीक है। तो बांध एवं नहर जो हैं उस समय जल प्रबंधन के क्या थे, सबसे अच्छे उदाहरण होते हैं। नाल कहाँ पड़ता है, बलूचिस्तान में 1925 से 26 तक नहरों के होने की जानकारी प्राप्त होती है। गरुड़ के क्या प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य हमको यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, और जल प्रबंधन की जानकारी मिलती है। इसके अलावा पूर्व शवाधान एवं आंशिक शवाधान
की भी जानकारी मिलती है। ठीक है, जैसे अब इसका अर्थ क्या हो गया, इसको पूर्ण कर लेंगे। ठीक है, पूर्ण समाधान। अब पूर्ण समाधान का क्या होता है, यानी कि कोई इंसान जब मर जाता है, ठीक है, जब कोई इंसान मर जाता है तो उसको पूरी तरह से क्या करना, जला देना। पूरी तरीका से क्या, जैसे हम लोग, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, कोई इंसान मर गया तो मरने के बाद क्या होता है, उसको जला देते हैं, अग्नि के सुपुर्द कर देते हैं, या फिर उसको, जैसे मुस्लिम होते हैं वो क्या करते हैं, दफना देते हैं, जमीन के अंदर कूद के गाड़ दिया। तो ऐसा सब कुछ किया जाता है। लेकिन अब आप सोचोगे कि आंशिक समाधान क्या होता है। आंशिक समाधान में क्या चीज आती है, जैसे कि बहुत जगह ऐसा होता है कि कोई इंसान की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद क्या होता है, उसको सर जो होता है उसको जला देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, नदी में उसको फेंक देते हैं। ठीक है, या इसके अलावा उसको किसी जंगल में छोड़ दिया जाता है, उसके सबको जो है जंगली जानवर क्या कर लें, खा लें, उससे अपनी भूख मिटा लें। तो इस प्रकार के समाधान के साक्ष्य भी क्या है, उस काल में मिलते हैं। दोनों प्रकार की व्यवस्था, पूर्ण समाधान भी आजकल होता है, आंशिक समाधान भी आजकल होता है। ठीक है, आज भी गंगा जी के किनारे उसमें बहुत सारी जो लाशें हैं वो क्या की जाती हैं, फेंक दी जाती हैं। उनका जो सर है, उनका जो धड़ है, उसको तो वो लोग क्या करते हैं, जला देते हैं, और उसके बाद उसमें नदी में डाल देते हैं उसको। उसके बाद जो मगरमच्छ होते हैं, जो उसमें जलीय जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, उस सबको खा लेते हैं, और उससे क्या होता है, उनकी जो भूख है वो मिट जाती है। ठीक है, तो पूर्ण समाधान और आंशिक समाधान के क्या मिलते हैं, यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे यहां से एक चीज और महत्वपूर्ण प्राप्त हुई है, वो है बेलनाकार पेटिका। क्या मिला है, बेलनाकार जो पेटिका है उसकी भी क्या हुई है, प्राप्ति हुई है। ठीक है, तो नाल बलूचिस्तान में पड़ता है, खोज 19 लिखना, ठीक है, खोज। तो खोज 1925-26 में की जाती है। यहां से क्या जानकारी मिली है, नहरों के होने की जानकारी मिली है, गरुड़ के भी क्या प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जल प्रबंधन के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, पूर्ण समाधान और आंशिक समाधान के भी क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, और बेलनाकार पेटिका के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, देखिए देखिए आगे, अगर हम सभ्यता यानी कि सैंधव सभ्यता के फैलाव की अगर बात करें कि ये कहां कहां तक फैला हुआ था, किन किन क्षेत्रों तक ये जो है फैला हुआ था, तो देखिए इसको जानने के लिए हम इसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहां पड़ता था सबसे ज्यादा मांडा, यहां जो स्तर पड़ता था वो पड़ता था देमाबाद। ठीक है, और इधर जो पड़ता था वो पड़ता था आलमगीरपुर। कहां पड़ता है ये, मेरठ यूपी उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है। तो मांडा, देमा, और ये था अब ये इधर बिल्कुल पश्चिम में पड़ता है सूतकामगढ़। ठीक है, तो पूर्वी स्तर कौन सा हो गया इसका, पूर्वी स्तर कौन सा हो गया, तो आलमगीरपुर जो है वो पूर्वी स्तर हो गया। दक्षिणी स्तर कौन सा हो गया, तो दक्षिणी स्तर जो है वो देमाबाद हो गया। इधर अगर उत्तरी स्तर की बात करें तो उत्तरी स्तर कौन सा हो गया, उत्तरी स्तर मांडा हो गया। और अगर पश्चिमी स्तर की बात करें तो पश्चिमी स्तर जो है
वो कौन सा हो गया, सूतकाम दूर हो गया। ठीक है, समझ आया। तो इस प्रकार इन क्षेत्रों में ये सैंधव सभ्यता जो है वो फैली हुई थी। तो ये आपको याद रखना है, यहां तक सैंधव सभ्यता का क्या था, विकास था। ठीक है, देखिए आगे। अब देखिए, अगर हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करें, किसके बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर हम बात करें, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की गई थी वो कब की जाती है, 1921 में की जाती है। और किसके द्वारा की गई थी? तो दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा जो है इसकी क्या की जाती है, खोज की जाती है। ठीक है, प्रमुख स्थल के रूप में किसको जाना जाता है? हड़प्पा को जाना जाता है। और सैंधव सभ्यता के नामांकन में इसका उल्लेख क्यों आता है, किस लिए आता है? मोहनजोदड़ो का क्यों नहीं आता? क्योंकि सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले जो है इस स्थल की क्या की जाती है, खोज की जाती है। इस कारण हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी क्या है, इसको जाना जाता है। तो आपको दोनों चीजों का नाम याद रखना है। क्या नाम याद रखना है? कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। अब देखिए, फिर इसको सैंधव सभ्यता क्यों कहा गया? इसको सैंधव सभ्यता क्यों कहा गया? और सैंधव सभ्यता अगर इसको कहा भी जाता है तो किसके कहने पर इसको सैंधव सभ्यता कहा गया? ठीक है, तो जॉन मॉर्सल, किसके द्वारा? जॉन मॉर्सल के द्वारा सबसे पहले, जॉन मॉर्सल के द्वारा सबसे पहले इसे सैंधव सभ्यता का नाम दिया गया। ठीक है, तो जॉन मॉर्सल के द्वारा क्या किया जाता है? सबसे पहले इसको क्या नाम दिया जाता है? सैंधव सभ्यता का नाम दिया जाता है। अब हो गया तुम्हारा हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में कौन करता है? दयाराम साहनी करता है। तो इसको हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा स्थल के रूप में भी जाना जाता है, और इसके अलावा इसको सैंधव सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। दोनों के पीछे क्या क्या कारण थे, क्या क्या लॉजिक थे, वो भी मैंने तुमको बता दिए। ठीक है, सबसे पहले इसको सैंधव सभ्यता बोला किसने था? तो सबसे पहले जॉन मॉर्सल जो थे, इन्होंने इसको नाम दिया था किसका? सैंधव सभ्यता का। ठीक है, देखिए अब इसमें अगर हम इसको हड़प्पा सभ्यता, देखिए जिसे बोलते हैं ना कि हड़प्पा सभ्यता को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन व्यवस्था या सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता? क्योंकि यहां से प्राप्त होने वाले अधिकतर साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो किससे युगीन हैं? कांस्य से युगीन हैं। कांस्य के बारे में यहाँ से क्या मिलते हैं? साक्ष्य हमको मिलते हैं। इस कारण से हड़प्पा सभ्यता को क्या बोला जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है।
ठीक है, तो आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।